अब पिछले वीडियो में हमने बात की थी फ्लेक्सिबल पेमेंट्स की। इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि रिजिड पेमेंट्स क्या होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें हम कुछ डीप थियरीज नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ इसमें आइडिया आ जाता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है और रिजिड पेमेंट क्या है। अब रिजिड पेमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला चीज जो हम रिजिड पेमेंट में बोलेंगे वो ये है कि इनमें नोट वर्दी, दे हैव नोट वर्दी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। नोट वर्दी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ अगर हम याद करें अपने फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में, तो वहां लेस और नेग्लिजिबल फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ थी। मतलब वो वाला जो पेमेंट था हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट, वो बहुत इजीली बेंड हो जाता था, तो उसमें फ्लेक्चर के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। लेकिन जो हमारा रिजिड पेमेंट है, ये फ्लेक्चर होने नहीं देता। इट डज नॉट अलाउ द पेमेंट टू गो अंडर एनी सॉर्ट ऑफ बेंडिंग और लेस बेंडिंग। या तो ये लेस बेंडिंग होने देता है या बिल्कुल कोई बेंडिंग नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छी खासी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ मौजूद होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इसमें हम देखेंगे वो ये है कि इसमें ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर नहीं होता। ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर डज नॉट अकर। ठीक है, तो इसमें ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर नहीं होता। जिस तरह हमने देखा था अपने फ्लेक्सिबल पेमेंट में, वहां ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर हो जाता था, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन लोड ट्रांसफर हो जाता था। तो यहाँ वैसा सिनारियो नहीं है, यहाँ ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है। जो हमारे रिजिड पेमेंट्स है, ये किस चीज के बने होते हैं? दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ये पोर्टलैंड सीमेंट के बने होंगे, या तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बने होंगे, या तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बने होंगे, या तो प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट के बने होंगे। ठीक है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बने होंगे। ओके। जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, दिस पीसीसी, अगर पीसीसी का हम अपना रिजिड पेमेंट बना दे, सो दिस पीसीसी स्लैब्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक अप अबाउट 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। अगर आप पीसीसी का बना रहे हो अपना रिजिड पेमेंट, तो इतना फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ये बेयर कर सकता है। ठीक है। रिजिड पेमेंट्स जो हैं, रिजिड पेमेंट्स, अब अगर ये ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर नहीं करता तो कैसे करता है? इट ट्रांसफर्स द लोड बाय स्लैब एक्शन। मतलब जितना ऊपर वाली सरफेस पे लोड पड़ेगा, ये पूरा स्लैब एक्शन से वो नीचे डाल देगा। नो ट्रंकेटेड कोन कॉन्सेप्ट, स्लैब एक्शन से पूरा ये लोड ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। एंड दिस इज केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द व्हील लोड स्ट्रेसेस थ्रू अ वाइडर एरिया बिलो। ठीक है, तो ये पूरे वाइडर एरिया में लोड जो है वो ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है। मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस अब क्या है रिजिड पेमेंट में एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट? वो ये है कि जो क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्ट्रेस है, देखो क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्ट्रेस इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, सिंस फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में कोई फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, तो उतने फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस वहां डेवलप नहीं होंगे क्योंकि फ्लेक्चर हो रहा है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में मोस्टली कौन से स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में जो क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्ट्रेस है वो किस वजह से हो जाती है? वो हो जाती है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इज बेसिकली द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्ट्रेस इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। लेकिन अब अगर हम रिजिड की बात करें, रिजिड की अगर हम बात करें, रिजिड पेमेंट्स की बात करें, तो इसमें जो क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्ट्रेस है वो किस वजह से आ जाती है? सबसे पहले एक तो मैक्सिमम फ्लेक्चरल स्ट्रेस की वजह से। मैक्सिमम फ्लेक्चरल स्ट्रेस की वजह से मैक्सिमम फ्लेक्चर क्यों आ जाता है इसमें? क्योंकि इसमें फ्लेक्चरल रेजिस्टेंस होती है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होती है, जिस वजह से फ्लेक्चर होने नहीं देता, जिस वजह से फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये इसका क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्ट्रेस है, दैट इज मैक्सिमम फ्लेक्चरल स्ट्रेस। और क्या, एक तो ये चीज है, और इसमें क्या है, और इसमें टेम्परेचर चेंजेस हैं। रिजिड पेमेंट्स जो है हमारे, सिंस इट्स मेड अप ऑफ कंक्रीट, ठीक है, तो इसमें हमारे टेम्परेचर चेंजेस आ जाते हैं, इसमें एक्सपेंशन हो जाता है, कंट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, दैट इज वाई टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी इनमें क्रिटिकल कंडीशंस ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद क्या है, जो हमारा ये रिजिड पेमेंट है, रिजिड पेमेंट जो हमारा है, इसकी कुछ
टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आ जाती है रिजिड पेमेंट्स में, ठीक है, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस भी, जिस चीज की स्ट्रेंथ होगी किसी एंटिटी में तो मतलब उसमें वो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई एंटिटी किसी चीज को रेजिस्ट कर रही है मतलब उसका स्ट्रेस उस एंटिटी पे जरूर आ जाएगा। तो अगर आपका पेमेंट इसमें कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ है मींस ये टेंशन होने नहीं देगा, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जिस वजह से इसमें क्या डेवलप हो जाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द स्लैब अंडर वी लोड एंड टेम्परेचर वेरिएशंस। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस किस वजह से डेवलप हो जाते हैं, एक तो बेंडिंग ऑफ द स्लैब की वजह से, क्योंकि बहुत रेजिस्ट करता है कि बेंड ना हो स्लैब, तो उसकी वजह से ये टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं क्योंकि बेंडिंग होने नहीं दे रही है ये स्लैब अंडर द वी लोड। और किस वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाते हैं, टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से, एक्सपेंशंस की वजह से, कंट्रैक्शंस की वजह से, उनकी वजह से ये टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो अब द टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सीमेंट कंक्रीट स्लैब आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट स्लैब में ये स्ट्रेसेस पड़ जाने, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है इसी सीमेंट कंक्रीट स्लैब में ये बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। और एक चीज हमें इसमें नोट वर्दी है वो ये है कि जिस तरह हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में देखा कि अगर हमारा सब ग्रेड अनड्यूलेटेड होगा तो जो हमारा सरफेस कोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी अनड्यूलेट हो जाएगा। मतलब जो हमारी सब ग्रेड का रिएक्शन है, सब ग्रेड का इफेक्ट है वो हमारी सरफेस कोर्स पे भी पड़ता है, किसमें, फ्लेक्सिबल पेमेंट में। लेकिन अगर हम रिजिड पेमेंट्स की बात करें, रिजिड पेमेंट्स में कोई असर नहीं पड़ता कि आपका सब ग्रेड कैसा है, क्योंकि उसका असर आपके the shape of the subgrade will not affect the shape of your surface course, ठीक है। so it does not get deformed due to the shape of the lower surface as ये क्या कर सकता है, minor variations of the lower layer जो ये उसको bridge कर सकता है, ठीक है। it can it can bridge that minor variation, okay। अब जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब है जो कि हमारी रिजिड पेमेंट्स का स्लैब होता है, ये बहुत अच्छी वेयरिंग सरफेस बना सकता है, इट मेक्स अ वेरी गुड वेयरिंग सरफेस। द सीमेंट कंक्रीट इट मेक्स अ वेरी गुड वेयरिंग सरफेस, एक अच्छी खासी वेयरिंग सरफेस बन जाती है जिसपे हमारा अच्छा मतलब ये वेयर एंड टेयर बहुत बेयर कर सकता है। एज वेल एज ये सीमेंट कंक्रीट तो वेयरिंग सरफेस भी एक अच्छा बना पाता है और ये एक अच्छा बेस कोर्स भी बना सकता है। अगर आपको याद हो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में तो इसमें हमें अपर लेयर्स में जो सरफेस कोर्स की लेयर है उसमें हमें अच्छा वेल ग्रेडेड स्ट्रॉन्ग मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ता था, फिर लोअर लेयर्स में हम इंफीरियर मटेरियल यूज कर सकते थे। लेकिन रिजिड मटेरियल्स में तो थ्रू आउट हमारा क्या है, सीमेंट कंक्रीट है, तो इस सीमेंट कंक्रीट सरफेस कोर्स भी अच्छा बनाता है और बेस कोर्सेस भी अच्छा बनाता है, ठीक है। सो इट इज एफिशिएंट इन बोथ केसेस, सरफेस कोर्स में भी और बेस कोर्सेस में भी, ठीक है। अब क्या होता है इसमें हमारा जो हमारा रिजिड पेमेंट है इसमें एक कंक्रीट स्लैब तो होती ही होती है, ठीक है, उसी वजह से इसको हम एक रिजिड पेमेंट कहेंगे। इसमें कंक्रीट स्लैब होती है और इस कंक्रीट स्लैब के नीचे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम इस कंक्रीट स्लैब के नीचे प्रोवाइड करते हैं एक ग्रैन्युलर बेस, ठीक है। उतनी थिकनेस नहीं होती इसकी, एक छोटी सी ग्रैन्युलर बेस हम इस रिजिड पेमेंट के नीचे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वी प्रोवाइड अ ग्रैन्युलर बेस या फिर एक सब बेस कोर्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने इस रिजिड पेमेंट को डायरेक्टली ग्राउंड पे डाल दें विदाउट एनी दीज बेस कोर्सेज वगैरह, हम डायरेक्टली डाल देंगे अपने सीमेंट कंक्रीट को, डायरेक्टली हम ले कर देंगे अपनी सॉइल सब ग्रेड पे। सो वी डू नॉट नीड अ बेस कोर्स और अ सब बेस कोर्स, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन व्हेन यू आर डायरेक्टली लेइंग द रिजिड पेमेंट ऑन द सॉइल, ये तब पॉसिबल नहीं है जब आपका सब ग्रेड सैंड होगा या कोई फाइन ग्रेन्ड सॉइल होगा, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली सैंड पे या किसी फाइन ग्रेन्ड और सॉइल पे आप अपना पेमेंट डायरेक्टली ले कर दोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट प्रोवाइड अ ग्रैन्युलर बेस, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये इसकी सैंड की बेयरिंग कैपेसिटी कुछ होती ही नहीं है, बहुत कम होती है सैंड की बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये रिजिड पेमेंट बेयर नहीं कर पाएगा इसके ऊपर। दैट इज वाई हम सैंड के ऊपर पहले एक अच्छा खासा ग्रैन्युलर बेस कोर्स डाल देते हैं, उसके ऊपर हम अपना रिजिड पेमेंट डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और एडवांटेज है ये बेस कोर्सेज प्रोवाइड करने का, एक और एडवांटेज है वो ये है कि मतलब हमारी जो लाइफ हो जाती है पेमेंट की वो कंसिडरेबल, हमारी पेमेंट की लाइफ अच्छी खासी बन जाती है। इस वाले केस में हमारा पेमेंट जो है वो बहुत जल्दी डिटीरियरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रैन्युलर बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं सो इट एंश्योर्स कि हमारी पेमेंट की जो लाइफ है वो
अच्छी खासी रह जाए, ठीक है। और अगर हमारी पेमेंट की लाइफ बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये डिजाइन हमारा इकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि हमें हर 2 साल नया पेमेंट नहीं बनाना पड़ता। इफ वी हैव गॉट अ लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ आवर पेमेंट, सो इट मीन्स दैट वी आर मेकिंग इट इकोनॉमिकल, हम ये इकोनॉमिकल बना रहे हैं। तो अगर हमारा ग्रैन्युलर बेस डाल देने से हमारा पेमेंट इकोनॉमिकल बन जाएगा, सो वील गो फॉर इट, वील प्रोवाइड अ ग्रैन्युलर बेस टू इट, ठीक है। एंड जो हमारे इसमें स्ट्रेसेस आ जाते हैं, जो हमारी रिजिड पेमेंट में स्ट्रेसेस आ जाते हैं, जो कि मैंने बोला कौन कौन से स्ट्रेसेस थे, हमारे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, नहीं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस, ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस हैं, टेम्परेचर चेंज की वजह से जो स्ट्रेसेस है वो हैं, एंड देन टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। ये सारे स्ट्रेसेस हम एनालाइज कैसे करते हैं? वी एनालाइज इट यूजिंग द इलास्टिक थियरी. We analyze these stresses, the stresses on a rigid payment. We analyze the stresses using the elastic theory. Elastic theory क्या assume करती है? Elastic theory ये assume करती है कि जो हमारा payment है, हमारा जो एक payment है, ये एक elastic plate है. Our payment is an elastic plate which is resting. जो कि रेस्ट किस पे कर रहा है? हमारा पेवमेंट एक इलास्टिक प्लेट है जो कि रेस्ट कर रहा है ओवर एन इलास्टिक और विस्कस, ओवर एन इलास्टिक और विस्कस फाउंडेशन, ठीक है। मान लीजिए आपका ऐसा कुछ एक विस्कस हनी जैसा कुछ एक फाउंडेशन है, उसके ऊपर आपका एक इलास्टिक प्लेट बैठा हुआ है। तो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक थ्योरी। इसी थ्योरी के हिसाब से हम अपने सारे स्ट्रेसेस एनालाइज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिजिड पेमेंट्स।